एक लड़का एक लड़की से लव मैरिज शादी करता है। शादी करने के बाद वह लड़की अपने पति से कहती है कि मैं कंपटीशन की तैयारी करना चाहती हूँ, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, लड़की पढ़ने में ठीक ठाक थी। फिर वह लड़का सपोर्ट करता है, मेहनत मजदूरी करके अपना पैसा खर्च करता है अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने में और अलग अलग कोचिंग में नाम लिखाकर उसकी तैयारी कराता है। दोस्तों, एक दिन फॉर्म निकलता है लेखपाल का और उस लेखपाल का फॉर्म निकलने के बाद वह लड़की फॉर्म भर देती है। फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम होता है तो वह लड़की एग्जाम देती है और रिजल्ट जब निकलता है तो वह पास भी हो जाती है। जब रिजल्ट निकलता है और लड़की पास हो जाती है तो रिजल्ट निकलने के मात्र 16 दिन के बाद वह लड़की उस लड़के को छोड़कर गायब हो जाती है अचानक। लड़के को पता नहीं चलता है कि उसकी पत्नी कहाँ चली गई। वह दर दर भटकने लगता है और इधर उधर खोजने लगता है। जब उसकी पत्नी नहीं मिलती है तो वह थाने में जाकर एक गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट लिखाने के बाद दोस्तों, दरोगा साहब 24 घंटे के अंदर में उस लड़की को खोजकर उस लड़के के सामने ला देते हैं। लाने के बाद जब दरोगा साहब पूछते हैं उस लड़की से कि तुम बिना बताए इस लड़के को छोड़कर कहाँ चली गई थी, उसके बाद दोस्तों वह लड़की जो जवाब देती है उस जवाब को सुनकर लड़का भुकार छोड़कर रोने लगता है। मेरे दोस्तों, आगे कहानी में क्या होता है इसको जानने के बाद आप उस लड़की की आलोचना करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो कहानी घटित हुआ था वो फिर से याद आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं कि इस कहानी में होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिला का है। वहां का एक इलाका है बड़ा गांव गेट बाहर। वहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम नीरज विश्वकर्मा है। मेरे दोस्तों, नीरज विश्वकर्मा के घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर उस झांसी में एक कॉलोनी था, संजय कॉलोनी। उस कॉलोनी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम है रिया। वह रिया नीरज विश्वकर्मा के इलाके में आकर नीरज के एक दोस्त के घर पर कोचिंग पढ़ाने के लिए आती थी, होम ट्यूशन। जब वो होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती थी तो एक दिन वह अपने दोस्त के घर मिलने गया, नीरज विश्वकर्मा। उस समय रिया कोचिंग पढ़ा रही थी। नीरज उसको देखता है और देखकर थोड़ा मुस्कुरा देता है। फिर दोस्तों, नीरज उसके प्यार में पागल हो जाता है और डेली उसके घर पर जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे दोस्तों उनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। पहली मुलाकात उनकी 2018 में होती है। 2018 से कहानी की शुरुआत होती है। मेरे दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। प्यार इस कदर सर पे सवार हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना अब रह नहीं पाते हैं और दोनों अपने अपने घर यह कहते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, जब दोनों के घर वाले इस बात को जानते हैं तो उस फैमिली के सभी लोग राजी नहीं होते हैं और उन दोनों की शादी नहीं हो पाती है। इसके बाद भी दोस्तों दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और इस बात की जानकारी पूरे उस इलाके में गूंज जाती है कि जो नीरज विश्वकर्मा है और रिया है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों के घर वाले इस शादी से इनकार कर देते हैं। ऐसे दोस्तों कहानी चलती है और 2018 से आ जाता है साल 2022। 2022 में दोनों निर्णय लेते हैं कि हमारे घर वाले माने या ना माने, हम दोनों शादी अब करके ही रहेंगे। दोस्तों, इस वजह से वह 6 फरवरी 2022 को दोनों शादी कर लेते हैं और शादी में कुछ उनके घर के लोग आते हैं और कुछ लड़की के घर के भी लोग आते हैं और जो नाराज होते हैं इनकी शादी से वह लोग नहीं आते हैं। शादी किसी तरह से उन दोनों की हो जाती है और दोनों पति और पत्नी बन जाते हैं। दोस्तों, शादी होने के बाद एक नई नवेली दुल्हन बनकर रिया आ जाती है नीरज विश्वकर्मा के घर और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। नीरज अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था। नीरज एक कारपेंटर था। कारपेंटर का काम करके अपना घर परिवार चलाता था। दोस्तों, जब शादी होती है तो शादी होने के बाद उसकी पत्नी अपने पति से कहती है
कि मैं कंपटीशन की तैयारी करना चाहती हूँ, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों लड़की पढ़ने में ठीक ठाक थे, इस वजह से जो नीरज है वो अपनी पत्नी का सपोर्ट करता है और मेहनत मजदूरी करके पैसा लाता है और उसकी पढ़ाई पर खर्च करता है। पत्नी को अलग अलग जगह पे जो कोचिंग होते हैं उनमें नाम लिखाता है और कंपटीशन की तैयारी कराता है। मेरे दोस्तों जो रीचा है वो बहुत लगन से तैयारी करती है और एक दिन उसकी तैयारी रंग लाती है। होता यूँ दोस्तों कि लेखपाल की भर्ती आती है 2023 में, योगी सरकार में 2023 में लेखपाल की भर्ती आती है और भर्ती आने के बाद दोस्तों रीचा फॉर्म डाल देती है। फॉर्म डाल करके वह जी जान लगा देती है लेखपाल का रिजल्ट निकालने के लिए। दोस्तों लेखपाल का एग्ज़ाम होता है और लेखपाल का एग्ज़ाम होने के बाद 2 जनवरी 2024 को उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों उस रिजल्ट में जो रीचा है पास हो जाती है। जब पास हो जाती है तो दोस्तों यह जान करके उसका जो पति है नीरज विश्वकर्मा बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि मैं जो भी मेहनत मजदूरी करके पैसा अपनी पत्नी पर खर्च किया आज वह सफल हो गया। मेरी पत्नी ने साबित करके दिखा दिया कि मेहनत करके कुछ भी आदमी हासिल कर सकता है। दोस्तों यह बात जब पूरे उस इलाका में गूंज जाती है कि नीरज विश्वकर्मा की पत्नी लेखपाल बन चुकी है, वह पास हो गई है, तो बहुत लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कहते हैं लोग वही नीरज विश्वकर्मा है और वही रीचा है जिसकी शादी करने से लोग कतराते थे और उसके घर वाले शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन नीरज और वह लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, घर वालों के न चाहते हुए भी दोनों शादी कर लेते हैं और आज उन लोगों की मेहनत रंग लाती है। मेरे दोस्तों पूरे इलाके में गूंज जाता है इस नीरज और रीचा की कहानी। दोस्तों लेकिन रिजल्ट आने के बाद नीरज विश्वकर्मा को थोड़ा सा भी पता नहीं था कि उसकी पत्नी उसके साथ क्या करने वाली है। मेरे दोस्तों जिस दिन रिजल्ट आता है लेखपाल का उस दिन से मात्र 16 दिन बाद जैसा रिजल्ट आता है 2 जनवरी 2024 को और 18 जनवरी 2024 को रीचा घर छोड़कर बिना बताए ही गायब हो जाती है। जब घर से वो गायब होती है तो वो अपने पति से नहीं बताती है। जब नहीं बताती है दोस्तों तो उसका पति खोजने लगता है, परेशान हो जाता है। अपने दोस्तों से, अपने नाते रिश्तेदारों से पूछता है, अपने ससुराल पहुंचता है। ससुराल जाने के बाद अपने सास ससुर से पूछता है कि क्या रीचा यहाँ पर आई है, वो गायब हो गई है, मिल नहीं रही है। तो वो लोग बोलते नहीं रीचा यहाँ पे नहीं आई है। उसके बाद दोस्तों जब पूरी अपनी कोशिश कर लेता है नीरज विश्वकर्मा तो वह नज़दीकी थाने में जाकर एक गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाता है, फ़ोटो देता है, कॉन्टेक्ट नंबर देता है और दरोगा साहब मात्र 3 दिन के अंदर में उस रीचा को खोजकर उस लड़की के सामने लाकर रख देते हैं। सामने जब वह लड़की आती है तो जब दरोगा साहब पूछते हैं रीचा से कि तुम बिना बताए अपने पति को छोड़कर क्यों चली गई थी, इसके बाद दोस्तों जो वह जवाब देती है उस जवाब को सुनकर जो उसका पति है नीरज विश्वकर्मा वह भुकार छोड़कर रोने लगता है। मेरे दोस्तों वह कहती है कि मैं लेखपाल बन चुकी हूँ और मेरा जो पति है वह एक मजदूर है, कारपेंटर का काम करता है। मेरा लेवल अलग हो गया और इसका लेवल अलग है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, इस वजह से घर छोड़कर बिना बताए चली गई थी। दोस्तों ये शब्द सुन करके नीरज का दिल बिल्कुल शीशे की तरह चूर हो जाता है, टूटकर वह रोने लगता है। वो कहता है अपनी पत्नी से कि मैंने क्या गलती किया कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मैंने यही गलती किया कि मैं मेहनत मजदूरी करके तुमको पैसा दिया, पढ़ाया लिखाया, कोचिंग कराया, यही मेरी गलती थी, इस वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी गद्दारी मेरे साथ करोगी। दोस्तों यह सब सुनने के बाद जो दरोगा साहब है वो भी अंदर ही अंदर पिघल जाते हैं। दरोगा साहब समझाते हैं उस लड़की को, आखिरकार तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा किया, तुमको मारा या पीटा, जिस वजह से तुम उसको छोड़ रही हो।
तो दोस्तों वह कहती है नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पति मुझे नहीं मारते हैं, न गाली देते हैं, लेकिन मैं लेखपाल बन चुकी हूँ, मैं समाज में कहीं भी जाऊँगी तो मेरा बहुत ही बेइज्जती होगा, क्योंकि मैं एक लेखपाल और मेरा जो हस्बैंड है वो एक आम मजदूर है। दोस्तों वो नहीं मानती है। दरोगा साहब बहुत ही समझाने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो, ऐसा कहानी समाज में बहुत तेज़ी से घट रहा है, यह एक बहुत ही बुराई है, इस कहानी से समाज में बहुत गलत असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों लड़की नहीं मानती है। जब नहीं मानती है तो यह मामला झांसी के फैमिली कोर्ट में चला जाता है। फैमिली कोर्ट में चले जाने के बाद दोस्तों यह मामला चल रहा था, लेकिन रीचा अपने पति के साथ आने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने मायके रहती थी, इधर जो उसका हस्बैंड है नीरज विश्वकर्मा वो अपने घर रहता था। ऐसे करीब 8-9 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पत्नी न तो कभी अपने पति से बात करती थी, न कभी मिलने के लिए आती थी। उसका पति बहुत ही परेशान हो गया और बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। तभी दोस्तों कुछ दिन पहले उसे मालूम चलता है कि जो लेखपाल की भर्ती हुआ था, जो रिजल्ट आया था, उसका नियुक्ति पत्र योगी सरकार बांटने वाली है। दोस्तों योगी सरकार नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम का डेट रखती है। जो लोग लेखपाल बन चुके थे उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए डेट पेपर में निकाला जाता है और वो डेट होता है 9 जुलाई 2024 को। 9 जुलाई 2024 को मालूम चलता है नीरज विश्वकर्मा को कि नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, और इस वजह से वह पत्नी से मिलने के लिए कोशिश करता है और वह डीएम कार्यालय पहुंचता है। डीएम कार्यालय पहुंचता है और वह इंतज़ार करता है कि कब उसकी पत्नी नियुक्ति पत्र लेने आएगी। जब लेने आएगी तब मैं उसके सामने जाकर उससे फिर से बात करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि चलो मेरे घर और मेरे साथ रहो और मुझे धोखा मत दो। दोस्तों प्लान के अंतर्गत वह जाता है, लेकिन दोस्तों जब नीरज विश्वकर्मा इंतज़ार करते करते थक जाता है, शाम हो जाता है, और जब उसकी मुलाकात रीचा से नहीं होती है तो वह लास्ट में डीएम कार्यालय के अंदर चला जाता है और डीएम साहब से कहता है, साहब आप देखिए लिस्ट में क्या रीचा नाम की कोई लड़की आई थी नियुक्ति पत्र लेने। डीएम साहब कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। उसके बाद दोस्तों जो नीरज है वो अपनी पूरी कहानी बताता है, कहता है साहब ऐसी सी बात है और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरी पत्नी आएगी तो मैं उससे बात करूंगा और कहूंगा कि चलो अपने घर वापस लौट चलो, लेकिन वो अभी तक मुझे दिखाई ही नहीं दी। उसके बाद दोस्तों डीएम सब उसकी बातों को समझ जाते हैं और उसके बाद लिस्ट में जब नाम देखते हैं तो देखते हैं कि रीचा आई थी और नियुक्ति पत्र लेकर चली गई। फिर दोस्तों होता यूँ है कि वह पहले ही देख चुकी थी अपने पति को, इसलिए वह चोरी छिपके डीएम के कार्यालय में पहुंचकर और नियुक्ति पत्र लेकर वहां से चली गई थी, लेकिन पति से नहीं मिली। दोस्तों जब वह उदास होकर फिर डीएम कार्यालय से बाहर आता है तो वह रोने लगता है, और तभी उस समय एक पत्रकार मिलते हैं और उस पत्रकार से इसकी जानकारी पूरा देता है और अपनी पत्नी को पाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता है। वहाँ पे पूरी कहानी को बताता है कि मेरा उस लड़की से कैसे संबंध बना, कैसे प्यार हुआ और कब प्यार करके हम दोनों ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद कैसे वह लेखपाल बन जाती है, उसके बाद वह उसे धोखा देने लगती है, उसको छोड़कर इधर उधर भागने लगती है। दोस्तों यह खबर जब सोशल मीडिया पर फैलती है तो लोगों को फिर से एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी याद आ जाती है। लोग आलोचना करने से पीछे नहीं हटते हैं और सोचने लगते हैं कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं जो कि अपनी पुरानी औकात को भूलकर और लोगों के साथ रिश्ते को तोड़ देते हैं। लोग गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। मेरे दोस्तों अभी उसको न्याय नहीं मिला है और वह बेचारा नीरज दर दर भटक रहा है, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ नहीं आ रही है। वह कह रही है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, मेरा लेवल कुछ और हो गया है। दोस्तों नीरज सोशल मीडिया पर कहता है कि बाकायदा मैंने उससे शादी किया है, फ़ोटो है, वीडियो है, सब कुछ है, लेकिन सोशल मीडिया पर जब उसकी पत्नी आकर कहती है कि मैंने शादी नहीं की हूँ,
यह सब एक फर्जी है, एक फेक है। तब नीरज जो कहता है ऐसा है कि मैंने शादी किया था और सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो सब वायरल होता है दोस्तों। रियल में उसकी शादी हुई होती है, आप फोटो देख सकते हैं, लेकिन न जाने किस मुंह से उसकी पत्नी कह रही है कि मैंने शादी नहीं किया। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको क्या लगा? क्या ऐसी घटना घटने से समाज पे गलत असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाएगा, टूट जाएगा। जैसे एसडीएम ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य की कहानी हुई थी, उस समय इसका समाज पर बहुत ही अधिक असर पड़ा था। लोग अपनी पत्नी को पढ़ाने से इनकार कर दिए थे, स्कूल भेजने से इनकार कर दिए थे। एक गलती करती है और उसकी सजा समाज में रहने वाले सभी लड़कियों पर, सभी औरतों पर पड़ता है। फिर से यह कहानी दोहराई जा रही है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे रीचा के बारे में? क्या रीचा ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। और यह कहानी अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हो जाएं और सतर्क रहें। इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों यही लगता है कि लोग अपनी पत्नी को पढ़ाए लिखाए नहीं, सपोर्ट ना करें, क्योंकि ऐसा ही काम कर रही हैं पत्नियां। नौकरी पाने के बाद किस तरह से लोग अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, जैसे लोग कपड़े को बदल देते हैं साल भर, 1 साल, 6 महीना, 2 महीना पहनने के बाद, उसी तरह से आजकल लड़कियां नौकरी पाने के बाद अपने पति को बदल दे रही हैं। आने वाले समय में दोस्तों समाज पे बहुत गलत असर पड़ेगा और इससे बहुत अधिक समाज में क्राइम बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इस क्राइम को रोकना है तो आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए और जागरूक रहिए। कहानी दोस्तों कैसा लगा? और अच्छा लगा तो इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।